गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टेनलेस स्टील के बारे में पढ़ने जा रहे हैं विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन मटेरियल एंड मेटलर्जी। मटेरियल एंड मेटलर्जी के सब्जेक्ट में अभी इंट्रोड्यूस किया गया है ये सब्जेक्ट। वो इसलिए कि आसपास हम देखते हैं स्टेनलेस स्टील जो है हमें बर्तनों में, ड्रॉर के हैंडल में, गेट के ऊपर सब जगह देखते हैं कि आजकल मटेरियल चेंज होता जा रहा है और मटेरियल में स्टेनलेस स्टील ऐड होता जा रहा है। इवन इंडस्ट्री में भी हम देखते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम स्टेनलेस स्टील कहें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टेनलेस स्टील इज अ ग्रुप ऑफ फेरस अलॉयज दैट कंटेन ए मिनिमम ऑफ 10.5% क्रोमियम कंटेंट बाय परसेंटेज ऑफ वेट। अगर उसके वेट में 10.5% क्रोमियम डल गया है तो उस फेरस अलॉय को हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? व्हाई द नीड ऑफ स्टेनलेस स्टील? ऑल फेरस मेटल्स, जितने भी फेरस मेटल्स थे, अलॉयज थे, दे लैक्ड सफिशिएंट करोजन रेजिस्टेंस। उसमें रस्ट लग जाता था जैसे ही सर्विस टेम्परेचर बढ़ता था, जितने भी अलॉयज थे। तो आपने देखा होगा, इवन अगर आप वर्कशॉप में काम करते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि अगर उसके ऊपर हाई टेम्परेचर पे कुछ काम करते हैं तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्रोजन और रस्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम प्रिवेंट्स द आयरन फ्रॉम रस्टिंग, दैट इज प्रोवाइडिंग क्रोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। तो ये क्रोमियम जो 10.5% हमने ऐड किया वेट के हिसाब से, दैट मीन्स अगर 100 ग्राम हमारा टोटल वेट है तो उसमें 10.5 ग्राम क्रोमियम होना चाहिए। क्रोमियम की क्या क्वालिटी है कि इन स्टेनलेस स्टील इट हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो ऑक्साइड्स बनते हैं, एंड दिस विल फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ अलॉय। और ये जो लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे पेंट की तरह होती है। एक तो ये स्टिकी होती है, उसके साथ चिपक जाती है, उतरती नहीं है। और दूसरी रीन्यूएबल होती है। अगर किसी वजह से वो आपने उसके ऊपर किसी वजह से उसको हटाया है, कोई एब्रेसिव लगा के, तो वो रिन्यू अपने आप ही हो जाती है। नाउ देयर इज वन थिंग, लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील। अगर हम लाइफ साइकिल किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें क्या क्या होते हैं, हम बात करते हैं उसके रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितने का होता है, उसकी फैब्रिकेशन की कॉस्ट कितनी बनती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, डाउन टाइम, अगर वो मटेरियल खराब हो जाता है तो उसकी बदले में कितना हमें खर्चा पड़ता है, रिप्लेसमेंट ड्यू टू वियर कितना पड़ता है, एंड रेजिड्यूल, रेजिड्यूल मींस स्क्रैप वैल्यू कितनी पड़ती है। नाउ स्टेनलेस स्टील होता क्या था? इट वाज एक्सपेंसिव मटेरियल। हम उसके बारे में सोचते ही नहीं थे, महंगा था, एंड देयरफॉर वाज नेवर कंसीडर्ड ए फर्स्ट चॉइस फॉर प्रोजेक्ट ड्यू टू इनिशियल कैपिटल कॉस्ट। तो महंगा होता था इसलिए प्रोजेक्ट के बारे में कभी सोचते नहीं। बट द लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील इज मोर लोअर देन द अदर मटेरियल। कैसे? अगर हम कैलकुलेशन करें लाइफ साइकिल एलसीसी जो है स्टेनलेस स्टील की, तो मटेरियल एक्विजिशन क्या है? इट इज नॉर्मली रिसाइकल्ड। रिसाइकल जो स्टेनलेस स्टील है अगर खत्म हुआ तो वो दोबारा भी यूज हो जाता है। हाई स्ट्रेंथ स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट अलाउ इकोनॉमिकल मटेरियल कंजम्पशन एंड लाइटर स्ट्रक्चर। अगर कहीं पे स्ट्रक्चर आपने गेट बनाना है तो वहां पे दूसरा वाला जो लोहा है वो अलग भारी लगेगा, ज्यादा वेट का लगेगा। यहाँ उतनी ही स्ट्रेंथ में कम वेट का स्टेनलेस स्टील लगेगा। फैब्रिकेशन के अब इसके थोड़े इजियर मेथड बनते जा रहे हैं डेवलपमेंट में। थोड़ी फैब्रिकेशन इसकी महंगी थी, वेल्डिंग वगैरह मुझ महंगी थी, लेकिन अब डेवलपमेंट में है। इंस्टॉलेशन मैंने बताया क्योंकि लाइटर है और हाई स्ट्रेंथ भी है तो इसकी इंस्टॉलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं होता। भारी वाले को इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको पिकअप करना। ऑपरेशन लेस्ट अमाउंट ऑफ रिपेयर्स, मेंटेनेंस, डाउन टाइम, रिप्लेसमेंट ड्यू टू वियर एंड रेजिडुअल वैल्यू। मैंने बताया रीयूज ऑफ स्क्रैप 92.6% के करीब ये दोबारा यूज हो जाता है। और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है कि हाँ आपका 1000 बार रिसाइकल होने के बाद ये खत्म हो जाएगा, ऐसी अपर लिमिट नहीं है। नाउ ग्रेड्स और टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील के हम देखें तो 4 तरह के होते हैं हमारे। फर्स्ट इज ऑस्टेनाइटिक। ऑस्टेनाइटिक इज मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टेनलेस स्टील and it is formed by addition of FCC, phase center cube elements such as nickel और मैग्नीज and नाइट्रोजन। अब ये दो चीजें निकल और मैग्नीज ऐड किया जाता है और ये Fe क्रोमियम अलॉय को ऐड किया जाता है। तो Fe क्रोमियम तो हमने कह ही दिया कि स्टेनलेस स्टील में 12.5% अगर क्रोमियम होगा तो वो स्टेनलेस स्टील होगा।
तो उसमें निकल और मैग्नीज और नाइट्रोजन ऐड किया जाए, जिसमें निकल जो 8% वेट का अगर होता है तो वो रूम टेम्परेचर पे उसको ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर देता है। ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसकी क्वालिटी क्या होती है? इट हैज गुड फॉर्मेबिलिटी एंड वेल्डेबिलिटी। इसकी वेल्डेबिलिटी अच्छी होती है, वेल्ड अच्छी तरह से आसानी से हो जाता है। अगर इसकी एनीलिंग होती है तो देन इट इज नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नहीं होता, बट कोल्ड रोल्ड ऑस्टेनिक स्टील। अगर इसको कोल्ड रोलिंग करते हैं तो उसकी रिडक्शन होती है, थिकनेस और हार्डनेस भी बढ़ती है। तो हार्डनेस बढ़ने से इसको हल्की सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इनको ज्यादातर 300 सीरीज में कहा जाता है, फेरस क्रोमियम निकल स्टील। तो निकल अगर होता है तो उसको 300 सीरीज कहा जाता है, और ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील भी कहा जाता है। अगर 300 सीरीज आपने सुना भी होगा कि 304 वाला स्टेनलेस स्टील है जी, 316 वाला, 321 वाला है। इनके थोड़े से कंपोजिशन अलग अलग होते हैं। 904L वाला भी इसमें आता है। These alloys have no transformation during heat treatment। अब हीट ट्रीटमेंट अगर इसकी करते हैं कि हाई टेम्परेचर पे ले गए, फिर उसकी क्वेंचिंग की या हल्का हल्का ठंडा किया, तो इसके कोई माइक्रो स्ट्रक्चर अंदर चेंज नहीं होता। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि हीट ट्रीटमेंट से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं होता। लेकिन अगर इसके ऊपर कोल्ड वर्किंग की जाए तो इसको थोड़ा सा हार्ड किया जा सकता है। जैसे कि 301 स्टेनलेस स्टील के बारे में बताया जा रहा है। 301 स्टेनलेस स्टील की जो स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ है, वो 228 से चेंज हो जाती है 1379 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाई कोल्ड वर्किंग 45% बढ़ जाती है। इसी तरह से 301 बहुत पॉपुलर है। इट डज हार्डन एंड स्ट्रेंथन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन इंड्यूस्ड मार्टेनसाइट एट द टाइम ऑफ कोल्ड रोलिंग। अब ये 301 कोल्ड रोलिंग में यूज होता है, तो इसकी स्ट्रेंथ और जो है हार्डनेस वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। सेकेंड इज फेराइटिक स्टेनलेस स्टील। जो 400 सीरीज होती हैं। फेराइटिक स्टेनलेस स्टील कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ अल्फा फेराइट। नाउ अल्फा फेराइट है विच हैज बीसीसी ग्रेन स्ट्रक्चर, और ये मैग्नेटिक नेचर इसको बना देता है। केमिकल कंपोजिशन में देखें तो इसमें हायर अमाउंट ऑफ फेराइड स्टेबलाइजर लाइक क्रोमियम एंड लो अमाउंट ऑफ ऑस्टेनाइटिक स्टेबलाइजर लाइक निकल ऐड किए जाते हैं। और फेराइटिक स्टेनलेस स्टील हैज क्रोमियम रेंजिंग, इसकी लोअर भी है 12% से लेकर 30% तक, 12% से लेकर 30% तक भी इसकी पूरी इतनी बड़ी रेंज हो जाती है। These stainless steels are non-hardenable by heat treatment, सेम उसका भी यही प्रॉब्लम है, एंड ओनली मार्जिनली हार्डनेबल बाय कोल्ड रोलिंग। जो पहले वाला था ऑस्टेनाइटिक, वो 45% तक कोल्ड रोलिंग से हार्डनेबल हो जाता था, ये बहुत कम होता है। They are more corrosion resistant than the martensitic grades but less than austenitic grades। अगर तीसरे वाला हम देखें मार्टेनसाइट वाला, तो उससे इसका कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा है, लेकिन ऑस्टेनाइटिक ग्रेड से इसका कम होता है। नाउ माइक्रोस्ट्रक्चर जो है इसके अंदर रखा हुआ माइक्रोस्ट्रक्चर, इट अफोर्ड्स देम हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू एससीसी, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। नाउ ऐसी एप्लीकेशंस में जहां पे क्लोराइड्स होंगे, वेयर देयर आर क्लोराइड्स, वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है फेराइटिक, और वहां पे स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग नहीं आती इसमें। दे आर यूज फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, जहां पे हाई टेम्परेचर में यूज करना है वहां पे भी यूज करते हैं। Martensitic stainless steel, these are developed to provide a group of stainless alloys which would be corrosion resistant and hardenable by heat treatment। now पहले दोनों की ये प्रॉब्लम थी कि वो हीट ट्रीटमेंट से हार्डनेबल नहीं होते थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिंग कार्बन टू बाइनरी फेराइट क्रोमियम सिस्टम which produces an alloy which responds to quenching temperature cycle। now यहाँ पे क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट नॉर्मली इन्वॉल्व सोकिंग इन ऑस्टेनाइटिक रेंज, थोड़ा सा इसको गर्म किया जाता है, क्वेंचिंग की जाती है टू फॉर्म, क्वेंचिंग एकदम ठंडा किया जाता है टू फॉर्म मार्टेनसाइट, एंड टेम्परिंग टू ए टेम्पर्ड मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट टेम्पर्ड, जिसमें थोड़ी सी स्ट्रेस जो है वो हट जाती है। This makes martensitic steel an ideal option where manufacturing mechanical valves and instruments, turbine parts, medical instrument and other application and products। तो ये जो हैं बहुत अच्छे काम करते हैं टर्बाइन पार्ट्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में।
The alloys is then reheated at low temperature to stress relieve, जिसको हम टेम्परिंग कहते हैं। तो थोड़ा सा रीहीट करके फिर वापस उसको हल्का हल्का ठंडा किया जाता है to achieve intermediate hardness level. This is due to brittle structure of hardened martensite material. मार्टेनसाइट है तो हार्ड ही होगा, तो उसको ब्रिटल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कम करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। These steels have less formability because as the carbon content increases, the strength of material increases, leading to low formability. तो कार्बन ऐड हो जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो फॉर्मेबिलिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है। नाउ लास्ट इज डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ फेजेस। उसमें दो इकट्ठे फेजेस होते हैं, ऑस्टेनेटिक एंड फेराइटिक, जो पहले दोनों हैं इन इक्वल प्रोपोर्शंस। माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे 50% ईच होते हैं डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील में। These have high mechanical strength and excellent corrosion resistance property. These contain relatively high levels of chromium, जो मैंने बताया 20 से लेकर 28% तक होता है, and low to moderate amounts of nickel. Now इसमें निकल हल्का भी होता है और ज्यादा भी, बीच का भी हो सकता है, 1.5% से 1.5% to 8%. Now this is an alternate to expensive nickel alloy and high alloy austenitic used in most demanding application. अब कहाँ पे है इसकी देखो क्वालिटीज बताई जाती हैं, 2 times stronger than ferritic and austenitic, जो पहले दोनों है। तीसरे वाले में क्या था, तीसरे वाले में मार्टेनसाइट में थोड़ी उसकी हार्डनिंग की प्रॉपर्टीज थी, इनमें जो है स्ट्रेंथ डुप्लेक्स में बहुत अच्छी मिलती है। हाई टफनेस एंड डक्टिलिटी एंड इट शोज वेरी गुड रेजिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग। स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग जो मैंने बताया था कि वो उसको रेजिस्टेंस देता है। एंड चीपर देन ऑस्टेनाइटिक बिकॉज द निकल एंड मॉलिब्डेनम alloy content is less than austenitic stainless steel. अब इसमें निकल थोड़ा कम कर दिया जाता है। The market for duplex, ये दो तरह की इसकी मार्केट होती है, एक टाइप से जो बेसिस से किया जा सकता है या एंड यूजर। तो टाइप वाली जो है, जो नॉर्मल है, उसमें लीन डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील एंड सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। अगर एंड यूजर इंडस्ट्री में देखें तो उसमें ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, पेपर एंड पल्प, केमिकल प्रोसेसिंग, यहाँ पे इनको यूज किया जाता है। तो ये बड़े हाईली करोजन रेजिस्टेंस, बहुत हाईली एक्सीलेंट हाईली करोजन रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ भी दोनों देता है डुप्लेक्स। अब इसके कोड्स होते हैं ऑस्टेनाइटिक में जो होते हैं SS 200, SS 200, SS 300 सीरीज होती हैं ऑस्टेनाइटिक, जिसमें कि 304 इज मोस्ट कॉमन। द प्राइमरी अलाउइंग एडिशंस आर क्रोमियम एंड निकल। ELC एक और होता है इसका, एक्स्ट्रा लो कार्बन, उसके ग्रेड्स होते हैं 304L एंड 308L। फेराइटिक स्टेनलेस स्टील्स आर नॉन हार्डनेबल फेरस क्रोमियम एलॉयज, और इसमें 400 वाली सीरीज आती है, 405, 409, 30, 22, 446। मार्टेनसाइटिक में फेराइटिक ग्रुप है बट कंटेन हायर कार्बन, और उसके टाइप्स हैं 403, 10, 16 एंड 20। डुप्लेक्स में हमारे 400, 200, 300 सीरीज नहीं आती, इनको डुप्लेक्स ही कहा जाता है। अब मैन्युफैक्चर अगर कहा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा ये कुछ इसका फ्लो चार्ट बनता है कि पहले एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होती है, EAF कहा जाता है, लेडल में यूज किया जाता है, फिर एक कन्वर्टर होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, LRF होता है, और उसके बाद कंटिन्यूस कास्टिंग में भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चार्ज मिक्स प्रिपरेशन। चार्ज मिक्स प्रिपरेशन कैसे होता है एक प्लान बनाया जाता है कि कौन सा हमने स्टेनलेस स्टील बनाना है रॉ मटेरियल सेक्शन में, और वहां पे कॉस्ट ऑप्टिमाइज की जाती है एंड बैलेंस्ड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्रैप। हमारे पास जो स्क्रैप आया हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ SS एंड MS स्क्रैप एंड FE अलॉयज। हमारे पास अलग अलग जगह से कबाड़ आया हुआ है, स्टेनलेस स्टील का, माइल्ड स्टील का और फेरस अलॉयज का। स्ट्रैक ट्रांसपोर्टेशन इज डन ऑन बॉक्सेस पुट ऑन लॉरीज एंड प्रॉपर वेमेंट ऑफ द स्क्रैप, उनको वेट किया जाता है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक जो फर्नेस होती है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, वहां पे चार्ज मिक्स प्रिपेयर किया जाता है एक चार्जिंग बकेट के अंदर। लाइटर स्क्रैप नीचे रखे जाते हैं सो दैट कोई बकेट को डैमेज ना होंगे, और हैवी स्क्रैप जो है वो उसके अंदर गिरते रहेंगे। फ्लक्स जो है लाइम एंड डोलोमाइट इज एडेड फॉर स्लैग फॉर्मेशन, ये फ्लक्स ऐड की जाती है
ताकि उसकी एक झाग सी स्लैग फॉर्मेशन जो उसका कबाड़ है वो ऊपर निकल के आ जाए। द चार्ज वेट इज फिक्स्ड बाय इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, जितनी कैपेसिटी है आपकी फर्नेस की उसके हिसाब से कितना चार्ज डालना है वो आप फिक्स कर देंगे और उसके क्रेन से स्क्रैप में उसमें डाल दिया जाता है। अब इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस कैसे होती है? स्क्रैप मेल्ट किया जाता है बाय इलेक्ट्रिक आर्क और उसमें हाफ हॉलो हाफ शेल होती है जिसमें वाटर कूल्ड पैनल होते हैं। देयर इज ए मूवेबल रूफ कवर, एक रूफ कवर होता है जो कि थोड़ा हिल जा सकता है, स्विंग हो सकता है और एक साइड से डालेंगे तो दूसरी साइड से खुल जाता है इस तरह से, और अगर उसको बैलेंस करें तो बराबर हो जाते हैं। 3 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। These are clamped to water-cooled bus tube bar assembly, which again connected to a step-down transformer. Transformer जो होता है that has input voltage of 11 kVA, 11 kVA और output voltage is controlled by tap charger system. Tap changer system होता है. A water-cooled elbow is attached to the roof for waste gas exhausting. एक और elbow लगी होती है जिससे कि waste gas बाहर निकलती रहती है। ऑक्सीजन लेंसिंग, बिकॉज बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो वो स्लैग डोर से ऑक्सीजन ऐड की जाती है। अब ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो एक्सोथर्मिक हैं, इनमें बहुत हीट निकलती है और ये हीट जैसे निकलती है वो और ज्यादा उसको तेजी से पिघला देती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस मोनोऑक्साइड बनती है, सिलिकॉन ऑक्साइड बनती है, क्रोमियम भी बनता है ऑक्साइड और मैग्नीज का भी ऑक्साइड बनता है। देन जलने के बाद एक डीकार्बोराइजेशन एट एओडी। एओडी क्या है? इसकी फुल फॉर्म याद कीजिए, आर्गन ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन, या इसको वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन। दो तरीके हैं, आर्गन गैस के अंदर करें उसको डीकार्बोराइजेशन क्योंकि हमें इसमें से कार्बन कम करनी होती है। These are the two dominating method for refining of stainless steel with low carbon contents. वेसल कैसा होता है, उसका बर्तन कैसा होता है? इट इज ए ब्रिक लाइंड स्टील शेल विद प्रोविजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड इनर्ट गैस। वो ज्यादातर आर्गन या नाइट्रोजन होता है बिलो द सरफेस ऑफ मोल्टन मेटल। दिस इंट्रोडक्शन कॉजेज सिग्निफिकेंट एजिटेशन एंड देयरफॉर इंटीमेट स्लैग मेटल कॉन्टैक्ट। स्लैग और मेटल का कॉन्टैक्ट जो है वो उसको ऐड करता है। अब ये काम कैसे करता है? हाउ डज दिस वर्क्स? एओडी AOD process uses dilution technique for dilute कर देता है। The injection of inert gas, argon or nitrogen lowers the partial pressure of carbon monoxide in the bath. तो इसका partial pressure हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये उससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आ जाती है, thus allowing higher chromium content to be in equilibrium with lower carbon contents. Then fourth process is refining at लेडल रिफाइनिंग फर्नेस, LRF। एक और फर्नेस में डाला जाता है, वहां पे रिफाइनिंग होती है। अभी भी इसकी फाइनल केमिस्ट्री नहीं बनी है लिक्विड स्टील की। टू अटेन एग्जैक्ट केमिस्ट्री, लिक्विड स्टील इज टेकन टू लेडल LRF फॉर ट्रिमिंग एडिशन ऑफ एलिमेंट इन प्योर फॉर्म और फेरो अलॉय फॉर्म। One main important purpose is to maintain the temperature of liquid steel for continuous casting at caster। 10 से लेकर 6 बार इसको हीट किया जाता है और उसके बाद इसकी कास्टिंग की जाती है, प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ध्यान देके। फिफ्थ ऑपरेशन इज कंटिन्यूस कास्टिंग। कंटिन्यूस कास्टिंग में क्या होता है? अब यहाँ पे जब केमिस्ट्री हमारी फाइनल मिल जाती है, जो हमने टेस्टिंग कर दी, उसके बाद लेडल को निकाल के उसकी कंटिन्यूस कास्टिंग किसी मोल्ड में डाल दिया जाता है जो स्लैब या ब्लूम में बनता है और उसके बाद उनको काट दिया जाता है। अब हम स्टेनलेस स्टील यूज क्यों करें? एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इट डज नॉट रिक्वायर कोटिंग, इसकी कोटिंग नहीं करनी पड़ती, बाकियों पे हमें पेंट लगाना पड़ता है या समथिंग लाइक दैट। स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद कोल्ड वर्क, अगर कोल्ड वर्किंग करनी है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। एक्सीलेंट एलोंगेशन फॉर्मेबिलिटी, इसकी बिल्कुल पतली पतली तारें भी निकाली जा सकती हैं। लुक्स गुड विद अदर मटेरियल, अगर स्टील को स्टोन, वुड, कंक्रीट, ग्लास के साथ यूज किया बहुत सुंदर लगेगा। अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ सरफेस फिनिशेस। एक्सीलेंट फैटिग रेजिस्टेंस, नाउ दिस इज आल्सो गुड थिंग कि फैटिग रेजिस्टेंस है, इजी टू क्लीन, हाइजीनिक, फुल्ली हम खानों में खाते हैं तो हाइजीनिक भी है, फुल्ली रिसाइक्लेबल, 92% रिसाइक्लेबल है, गुड स्ट्रेंथ है, गुड एनर्जी एब्जॉर्बिंग, हीट अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है, हाई रिजिडिटी है,
and easily formed and welded with conventional equipment. कुछ एप्लीकेशंस हैं इसकी, अगर 200 सीरीज, 300 सीरीज, 400 सीरीज को देखें, इसको मैं थोड़ा रोक देता हूँ स्क्रीन को। हाउस होल्ड में ये तीनों सीरीज चलती हैं, यूटेंसिल्स किचन में ट्यूब्स जो हैं वो तीनों में चलती हैं, आर्किटेक्चर डेकोरेटिव तीनों में चलती हैं। ऑटोमोबाइल के लिए 200 सीरीज नहीं चलता, वहां 300 सीरीज और 400 सीरीज चलता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में 300-400 चलता है, न्यूक्लियर एप्लीकेशन में सिर्फ 300 चलता है, फार्मास्यूटिकल एंड डेयरी में 300 सीरीज चलती है, कॉइनेज में 400 सीरीज चलती है, पावर प्लांट्स में 300 सीरीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 400 सीरीज एंड ब्लेड में 400 सीरीज, जो हमारी फेराइटिक वाली होती है। 400 सीरीज हमें थोड़ा याद रखना है कि हमारी फेराइटिक वाली होती है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।